नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी समय के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और क्षमा करेंगे अगर उसमें कुछ त्रुटियां हों, क्योंकि मैं एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट तो नहीं हूं, तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। आप कृपया उसको इग्नोर करें। लेकिन जो मिला जुला कर एक साइंटिफिक कंसेंसस है टाइम के कॉन्सेप्ट पे, जो समय के साथ बदला है, अलग अलग टाइम के कॉन्सेप्शंस थे फिजिक्स की दुनिया में, वो मैंने पेश करने का प्रयास किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे समय का तात्पर्य एक व्यक्ति के रूप में हमारे लिए क्या है, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समय क्या मायने रखता है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बोम का जो वार्तालाप है वो इस ढंग से आगे बढ़ता है। पहले यह कहा जाता है कि समय हम किस तरह अनुभव करते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारे दैनिक काम होते हैं, और जो हमारे दैनिक काम हैं उनको करने में एक लर्निंग इन्वॉल्व होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें ऑफिस जाने के पहले टाई पहननी होती है तो पहले वो लर्निंग होती है जिसमें हम टाई पहनना सीखते हैं। ऐसे जो हमारे दैनिक कार्य हैं उन सब में एक लर्निंग की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। कुछ कार्य हम बचपन में सिखाया जाता है हमें, और कुछ बड़े होने पर हम सीखते हैं। तो ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसमें एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप किसी काम को नहीं जानते और आप उस काम को सीख जाते हैं। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें टाइम है, ये टाइम में होता है, और ये जरूरी है क्योंकि हमें दैनिक कार्य करने हैं। तो उस परिस्थिति में टाइम की अपनी जगह है, टाइम की अपनी महत्ता है। अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे समय पर अपना ट्रेन या बस पकड़ना होगा, तभी मैं समय पर ऑफिस पहुंच पाऊंगा। तो उस जगह समय की जरूरत है। मुझे पता होना चाहिए कि ट्रेन कब आएगी, मुझे ऑफिस कितने बजे पहुंचना है। तो ये एक पार्ट है टाइम का। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो अलग अलग कार्य हैं उनकी एक श्रृंखला है, एक ऑर्डर है। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं अंग्रेजी में, या जो अलग अलग हमारे क्रियाकलाप हैं उनका एक क्रम है, उनकी एक श्रृंखला है। कुछ काम हमें पहले करने हैं, कुछ काम हमें बाद में करने हैं। तो पहले तो व्यक्तिगत रूप में जो हमारा समय का अनुभव है वो इन कार्यकलापों की सीरीज या इन कार्यकलापों की श्रृंखला के रूप में है। अब दोस्तों आते हैं समय को और किस तरह से हम देख सकते हैं। जो दूसरा पक्ष है समय को देखने का, वो है प्रकृति। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उन सब में हम परिवर्तन देखते हैं। वो परिवर्तन धीमी हो सकती है या वो परिवर्तन जल्दी हो सकती है। हम पौधे को वृक्ष बनते देखते हैं, हम बालक को किशोर और उसके बाद एक युवा और फिर एक वृद्धावस्था में जाते देखते हैं। तो ये एक परिवर्तनशील सृष्टि है, और ये जो परिवर्तन है वो हम करीबन पूरी प्रकृति में देखते हैं, उसको अनुभव भी करते हैं। तो अनुभव शायद हम करें या ना करें, लेकिन ये तो तथ्य हम देखते हैं कि ये एक प्रगतिशील परिवर्तनशील प्रकृति है। तो ये जो परिवर्तन है ये समय में होता है। हम ऐसा कहते हैं ये परिवर्तन समय में हो रहा है। तो समय को हम ऐसे भी देखते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि समय के ये दो कॉन्सेप्शंस, ये दो पक्ष तो हमने देख लिए। अब सवाल आता है कि समय को ये समझ कौन रहा है, कौन है जो इस परिवर्तन को देख रहा है। उसके लिए एक दृष्टा होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो इन चीजों को देख रहा है। हमारे कॉन्वर्सेशन में वो दृष्टा कौन है? वो दृष्टा हम हैं, और हम हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समय को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं जो अपने दैनिक कार्य करता हूं, हो सकता है उसमें मुझे तरह तरह के ख्याल आए, मुझे थोड़ी उद्विग्नता हो, या मैं थोड़ी एंजाइटी में रहूं। वही हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करता हो, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ करता हो, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ करता हो। तो जो मेरा अनुभव है समय का और जो दूसरे व्यक्ति का अनुभव है समय का, बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं किसी काम को बड़ी एक्साइटमेंट से कर रहा हूं तो समय बस यूं बीतेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो
परेशानी में काम को कर रहा है, सुखद अनुभूति के साथ नहीं कर रहा है, उसके लिए वो समय पहाड़ जैसा बीते। तो समय का एक व्यक्तिगत अनुभव इस हिसाब से बदलता है कि हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हैं। तो इसको ब्रॉडली या मिला जुलाकर हम साइकोलॉजी के दायरे में रखें तो जो साइकोलॉजिकल स्पेस है हर व्यक्ति का, वो अलग अलग कारणों से बन सकता है। कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसे लेता है, कैसा अनुभव करता है, वो अलग अलग कारणों पे निर्भर करता है। लेकिन ये तो तथ्य है कि समय का अनुभव हम सब एक जैसा नहीं करते। और जो आउटर स्पेस या सृष्टि का भी जो अनुभव है, वो भी हमारे अनुभव में तभी आता है जब हम किसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं या किसी तरह का परिवर्तन हम अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने दैनिक कार्यों से थोड़े बोर हो गए हैं तो छुट्टियां मनाने हम किसी हिल स्टेशन चले जाते हैं और वहां की सुंदरता को अनुभव करते हैं। तो यहां पे हमें वो अनुभव चाहिए था, हमें वो अनुभव हमारी वर्तमान स्थिति में नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम हिल स्टेशन गए। तो दोस्तों, ये जो आउटर यूनिवर्स या प्रकृति में जो परिवर्तन है, वही परिवर्तन हमारी जो अनुभव है, हमारा जो अनुभव है, वो भी वही परिवर्तन चाहता है। और ये जो अनुभव में परिवर्तन की इच्छा है, यही सृष्टि का बोध भी हमें कराती है। अगर हमें अनुभव में किसी तरह के परिवर्तन की इच्छा ही ना हो और हम एक ही तरह का अनुभव करें, तो फिर सृष्टि भी शायद हमें उस ढंग से अनुभव ना हो जिस ढंग से आज अनुभव होती है। हम फिर अपने दैनिक कार्य करते रहेंगे, लेकिन हम अगर एक ही अवस्था में, एक ही अनुभव में, समभाव में रहें, तो सृष्टि का जो अनुभव है वो वैसा नहीं होगा जैसा अभी है। तो दोस्तों, बात ये है, और अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो सवाल ये है कि अनुभव करता है, उसको जिद्दुल कृष्णमूर्ति सेंटर कहते हैं, शायद उसको हमारे वेदांत अहम कहते हैं। लेकिन एक सेंटर है, एक अनुभव करता है, और उस केंद्र से वो अनुभव कर रहा है। और जहां भी ये अनुभव करता है, वहां पे समय है, वहां पे चीजें टाइम में हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम नहीं मानते और क्या हम तार्किक रूप से, लॉजिकली इस चीज को समझ नहीं सकते कि समय के इस जाल में खतरा भी है? क्यों? क्योंकि समय को जब हम इस तरह से लेते हैं और एक सेंटर की तरह या एक केंद्र के या एक अहम के इर्द गिर्द हम सारी चीजों को अनुभव करते हैं, तो वहां पे जो ये सेंटर है, जो हमारा अहम है, वो किसी चीज से एसोसिएट हो जाता है, किसी चीज से बहुत जुड़ जाता है जो उसे सुखद अनुभूति कराती है। अगर वो चीज या वो परिस्थिति जो उस सेंटर को, उस अहम को सुखद अनुभूति करा रही है, वो बदल जाए या वो ना रहे, तो उसे दुखद अनुभूति होगी। आप ये कह सकते हैं कि फिर पॉजिटिव थिंकिंग का क्या? हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, तो दुख क्यों होगा? लेकिन दोस्तों, अगर आप गहराई में सोचिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग भी है, वो भी किसी स्थिति से ही एसोसिएटेड है। आपकी पॉजिटिविटी किसी स्थिति या किसी वस्तु से एसोसिएटेड है। अगर वो स्थिति ना रही, तो जो आपकी पॉजिटिविटी है, वो किसी ऐसी स्थिति से तो नहीं आ सकती जो आपको पसंद नहीं। तो दोस्तों, ये बात तार्किक रूप से तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन शायद हम इंप्लीमेंट ना कर पाए। ज्यादातर लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और हम में से ज्यादातर लोग समय के इसी जंजाल में भागते रहते हैं। तो जिद्दुल कृष्णमूर्ति यहां पे समझाते हैं कि समय के इस स्ट्रक्चर को, इस खतरे को अगर हम पूरी तरह समझ लें और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको अप्रोच करें कि ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है, जहां पे हम जो अनुभव करता है, जो सेंटर अनुभव करता है, वो लगातार अपनी स्थितियों में परिवर्तन का अभिलाषी रहता है, उस अनुभव के खतरे को समझ लें, तो शायद हम ऑब्जर्वेशन के या अनुभव के इस नजरिए को पूरी तरह अलग कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा अनुभव होगा,
हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें कोई सेंटर नहीं होगा। फिर जो ऑब्जर्वर है या जो सेंटर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो चीजों को तुलनात्मक रूप से देख रहा है कि कुछ चीजें उसे पसंद है, कुछ नहीं पसंद, तो ये फिर तुलना का भी स्थान नहीं रहता, क्योंकि वो सेंटर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम के उस स्ट्रक्चर को, साइकोलॉजिकल टाइम के उस स्ट्रक्चर के खतरे को समझ लिया है, और कोई चीज अगर हमारे लिए खतरनाक है तो हम उसे अलग कर देते हैं और फिर अपने अनुभव में उसे आने ही नहीं देते। इस अवस्था में अपना अनुभव कहना भी गलत है, क्योंकि अपना से तात्पर्य किसी सेंटर का होता है, किसी अहम का होता है। तो उस अवस्था में सिर्फ अनुभव शेष रह जाता है और कुछ भी नहीं, और फिर सिर्फ एक रिक्तता होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसे आप रिक्तता ना कहें, इसे आप ब्लैंक ना कहें, ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। क्यों इंटेलिजेंस है? क्योंकि ये इंटेलिजेंस इस बात से आई है और इस बात को पूरी तरह से समझ कर आई है कि साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो एक छल है जो हमें दुख देती है। शायद अभी दुख ना दे रहा हो, लेकिन कोर्स ऑफ टाइम में, समय के क्रम में दुख तो देगी, क्योंकि स्थितियां बदलेंगी। बाहरी सृष्टि की तरह जो हमारे अनुभव हैं वो भी परिवर्तनशील है, वो भी अलग अलग स्थिति वस्तुओं से खुद को जोड़ते हैं। वो स्थिति वस्तुएं बदलेंगी, वो वस्तु स्थिति बदलेगी, तो उसे दुख की प्राप्ति होगी। तो इस चीज को जब पूरी तरह समझकर हम उसे साइड कर देते हैं, उसे उसकी जगह पर छोड़ देते हैं, अपने दैनिक कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उसमें इस स्ट्रक्चर ऑफ टाइम को हस्तक्षेप नहीं करने देते, तब जो अनुभव है वो एक प्योर अनुभव होता है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट अनुभव होता है, जिसमें कोई सेंटर नहीं होता। और इंटेलिजेंट वो इसीलिए है क्योंकि उसमें कोई संघर्ष नहीं है, उसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने की बात नहीं है, तो संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, इसीलिए वो इंटेलिजेंस है। तो दोस्तों, इस बात के बाद एक और बात आती है कि अब तो सिर्फ अनुभव बचा। अगर इस अवस्था की हम कल्पना करें जहां पे कोई सेंटर नहीं है, तो बचता सिर्फ अनुभव है, ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ विटनेस बचता है। और वो जो अनुभव है वो मेरा या आपका अनुभव नहीं है, वो सिर्फ अनुभव है, क्योंकि वो बिना किसी केंद्र के हो रहा है। लेकिन ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, ये या जो भौतिक सृष्टि है, वो सृष्टि स्पेस में है। तो स्पेस तो है, स्पेस में ये शरीर भी है, स्पेस में जीव जंतु भी हैं, स्पेस में पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, पूरी प्रकृति स्पेस में है। लेकिन वो सिर्फ स्पेस है, उसमें समय नहीं है। समय तभी प्रतीत होता है जब ऑब्जर्वेशन या अनुभव में सेंटर हो, अहम हो, मैं हो। अगर हम पूरी समझदारी के साथ इस सेंटर को खत्म कर पाए, और सेंटर को हम इसीलिए नहीं खत्म कर पाए क्योंकि किसी ने हमें उपदेश दिया, हमने समय के इस स्ट्रक्चर के खतरे को समझा और फिर हम इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे हैं, तब जो अनुभव है उसमें कोई दृष्टा नहीं है, उसमें कोई अनुभव करता नहीं है, उसमें सिर्फ दृश्य है, सिर्फ अनुभव है और स्पेस है जहां पे भौतिक सृष्टि, भौतिक प्रकृति एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, ये डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है और जीवन को देखने का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। आगे के वीडियोस में मैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ डायलॉग्स कवर करूंगा, जहां पे इंटेलिजेंस, थॉट, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।